अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ आज यूजुअल मौजूद हैं अली वारसी साहब। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो है काजी फाइज साहब, आज उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की और अली मैं बड़ा हैरान हूँ। अच्छा, इसलिए इम्पोर्टेंट है आज का दिन को, मतलब पाकिस्तान की कोई 71वीं काबीना ने हलफ लिया, वो नहीं है important। हाँ, 71वीं काबीना का हलफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं उस पे काजी हम फाइज बाद में साहब आते हैं, की लेकिन काजी फाइज साहब की बात ही बड़ी कमाल की। काजी फाइज साहब उठ गए हैं, सोए हुए थे। हाँ। लगता है वो पिछले 3-4 हफ्तों से असद तूर का जो केस चल रहा है ना, वो सो रहे थे लंबी तान के। आज वो एकदम उठ गया, उन्होंने कहा है ये एफआई ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्यों उनको गिरफ्तार कर लिया है, हमारा तो लेना देना कुछ नहीं है। असद तूर को लग गया है, जो उसको रगड़ा लगना था वो लग गया, फिलहाल इसको छोड़ दो, ये हुआ है मेरा ख्याल। यार अली, मतलब वैसे भी मैं काजी फाइज साहब से ये मतलब एक्सपेक्टेशंस का तो उन्होंने पहले ही अचार डाल दिया। जैसे मुल्क में रहते हुए मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस का तो उन्होंने पहले ही अचार डाल दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए किसी से उम्मीद रखना जो है ना, वही सबसे बड़ा जुर्म है। वो भी बुरी उम्मीद रखें आप। डिफॉल्ट पोजीशन ये होनी चाहिए कि ये बंदा मेरे नाल पैड़ी करेगा यार, लेकिन वो उन्होंने असद तूर के साथ बहुत भैड़ी की। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, आपको पता है हसन, मैंने आपको कहा और आपने कहा कि असद तूर उनके ले पालक कह रहा हूँ, उन्होंने गोद लिया हुआ तो उनको बेटे के तौर पे। आपने कहा हसन साहब ये आप ही को बात पता होगी, मैं इसको वो नहीं कर रहा। हसन आप कह रहे हैं। हाँ। बात ये कि ऐसी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असद तूर की स्टोरी ले पालक की बात वो ऐसे ही आपने मजाक में कर रहे थे आप। बात ये है कि असद तूर की जो कवरेज है ना, जो उन्होंने की फ्रॉम फॉर काजी फाइज ईसा केस, असद तूर की जो वो कवरेज थी वो सारी की सारी नया दौर के लिए थी। और वो सारी की सारी स्टोरीज जो हैं वो मैंने खुद पब्लिश की हुई हैं, मैंने एडिट की हुई हैं, मैंने पब्लिश की हुई है अपने हाथों से। सो देयर मस्ट बी समवेयर अराउंड 40 to 50 stories on नया दौर वेबसाइट इवन टुडे, जो कि असद तूर के नाम से वैसे मतलब ओवरऑल कोई 70-80 स्टोरीज होगी, मगर उस पर्टिकुलर केस के हवाले से। और फिर काजी फाइज ईसा के साथ जो कुछ होता रहा, जो एफआईए उनको तंग करती रही, उनके बारे में, उनको जो डेथ थ्रेट्स एक मौलवी साहब जो थे वो उन्होंने देना शुरू कर दिए थे, उसकी फिर एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। फिर उनकी अहलिया के बारे में जो कुछ, वो सारा कुछ, वो सब कुछ पब्लिक में आया इसलिए है कि वो असद तूर सामने लेकर आया। वहां पर बैठे होते थे सिद्दीक जान जैसे लोग, वहां पर बैठे होते थे वो मैं अब चले छोड़े नामों को, मगर उन लोगों की कोई सुनता नहीं था। और अगर अब्दुल कयूम सिद्दीकी कोई बात कर रहे हैं तो वो जियो की, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा इदारा जब होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको छोड़ के और अपनी मर्जी करते फिरें। तो सब कुछ जो है ना वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी कि जी ये जो बंदे हैं इन सब लोगों को अपने अपने इदारों को देखना पड़ता था। लेकिन असद तूर वो वाहिद आदमी था जिसको एक ऐसा इदारा, मतलब नया दौर भी वो इदारा था जिसको जो बाज नहीं आता था, और असद तूर भी बाज नहीं आता था। तो हमने जो है वो उन स्टोरीज को कवर किया, और ऐसे ऐसे थ्रेट्स आए हैं जो कि असद तूर कुछ मौके पर मेरी नॉलेज में मिलाए पर्सनली, कुछ मौके पर रजा साहब की नॉलेज में पर्सनली लाए, और कुछ मौके पर उन्होंने इस बारे में बात भी की कि मुझे ये थ्रेट मिला। उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल के अंदर लिखा, और बहुत सारे वाकयात ऐसे हो सकते हैं जो कि उन्होंने इतना जरूरी ना समझाओ कि उनको रिपोर्ट किया हो या किसी को बताया हो। तो फिर उसके बाद जब उनको पहली दफा उनके ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो उन्होंने, उससे पहले की बात है, रमजान के दिन चल रहे थे, आज से 2 साल पहले की बात है तकरीबन, तो रमजान के दिनों में उन्होंने ये बात जो है वो अपने वीलॉग के अंदर कही। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला होना है और ये मुझे एक फेडरल मिनिस्टर ने बताया है, और उन्होंने कहा दे आर आउट टू गेट यू, दे आर आफ्टर योर हेड, तो तुम बचो। तो मैंने उनको उस वक्त भी जब मैंने ये सुना तो मैं इसके बारे में बड़ा परेशान हुआ। मैंने रजा साहब को भी कहा कि सर उससे बात करें, और मेरा ख्याल है उन्होंने बात भी की थी इस बारे में, मगर इवेंचुअली उसके ऊपर फिर हमला हुआ, और वो हमला जो है वो बड़ा सिवियर हुआ। फिर उसका केस बना, उस केस के बारे में कुछ नहीं किया गया। अच्छा, ये सब कुछ जो है वो इस वजह से हुआ कि उसने काजी फाइज ईसा के केस को प्रॉपरली रिपोर्ट किया। उसने काजी फाइज ईसा को, आप समझ लें कि एक तरह से उनकी फेवर में जाके उसको रिपोर्ट किया। बहुत सारे केसेस में लोग उसके ऊपर बायस का इल्जाम लगाते थे, मगर वो बायस नहीं था। ही वाज बायस्ड इन द टुवर्ड्स फैक्ट्स, वो फैक्ट्स को सामने लेकर आ रहा था। ही वाज बायस्ड टुवर्ड्स इन द फेवर ऑफ ट्रुथ, तो वो ट्रुथ सामने लेकर आ रहा था, और इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी। आई पर्सनली नो कि जितने लोगों को तकलीफ थी, और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं इल्म होगा। उसके बाद जब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने, तमाम तर साजिशों के बावजूद, तो पीपल हैड रियली वेरी हाई होप्स। अच्छा, अब मेरे लिए ना मैं हसन आपको बताऊं कि काजी फाइज ईसा साहब का जो केस था ना, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब से मेरी इतनी हाई होप्स नहीं थी, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये एक्सपेक्ट किए बैठा था ना कि काजी फाइज ईसा जो है वो सब कुछ भुला के
पीटीआई की वैसे ही सहूलतकारी जारी रखेगा जैसी बंदयाल साहब के दौर में होती थी, यानी मिसाल के तौर पर जिनमें से एक केस बल्ले वाला है। अब बल्ले वाला जो केस है उसके बारे में लोग ये समझते हैं कि जी पीटीआई का वो हक था, वो कानूनी तौर पर उनका हक नहीं बनता था। कोई और इससे पिछला काजी फैज ईसा से पहले वाला चीफ जस्टिस होता तो वो यकीनन उनको बल्ला दे देता, लेकिन काजी फैज ईसा वो केस, और कोई और जमात होती तो शायद काजी फैज ईसा दे देते। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ विंडिक्टिवनेस एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कानून की बुनियाद पर ये फैसले कर रहे हैं। यहां पर अगर पीटीआई की जगह पीएमएलएन होती, या जमात इस्लामी होती, या पीपल्स पार्टी होती, या कोई इररेलेवेंट जमात होती, तो शायद काजी फैज ईसा जो है ना वो सच्चे होने के लिए कहते कि नहीं जी इसको भी नहीं देना और पीटीआई को भी नहीं देना। लेकिन अगर ये कोई बड़ी जमात होती पीटीआई के अलावा तो शायद उसको ये बल्ले का निशान मिल जाता। सो आई थिंक कि असद अली तूर ने उनसे शायद कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी कि वो बिल्कुल जो है वो कानून के और इंसाफ के दायरे में रहेंगे और वो अपने तमाम तर पुरानी बातें जो है वो भुला देंगे और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हक सच का साथ देंगे, या स्पेशली जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स को अपहोल्ड करेंगे। काजी फैज ईसा, एक तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि काजी फैज ईसा डेमोक्रेटिक राइट्स को अपहोल्ड करने के हवाले से अगर वो सही बात भी कर रहे हो ना तो वो ये समझते हैं, उनका ये मानना है कि ये कानून के दायरे में रहते हुए हो सकता है। डेमोक्रेटिक राइट्स कानून से बाहर निकलेंगे तो फिर वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होंगे, वो एक फेवर होगी। दूसरी बात विंडिक्टिवनेस है, इसको डिनाई करना भी जो है ना वो एक झूठ होगा। तो ये सारी चीजें मिला के जब आप ये कहते हैं कि जी वो आपको लगता था कि काजी फैज ईसा ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसा तो होना ही था। ये बात बिल्कुल तो अली बात, मेरा सवाल ये है कि वो विंडिक्टिवनेस चले पीटीआई की हद तक तो चले, मुझे समझ आती है, वो विंडिक्टिवनेस बेचारे असद तूर के ऊपर क्यों उतर रही है? अच्छा, अब इसमें भी असद तूर क्यों शिकार बनता जा रहा है उसका, और आजकल सब असद मासूम बन गए। तूर की जो बातें थी उसने काजी फैज ईसा को बहुत ज्यादा तनकीद की है और उसने साथ साथ जो है वो फौज के ऊपर भी बहुत तनकीद की है। काजी फैज ईसा साहब ने उसका एक्शन नहीं लिया, मगर आप देखें कि काजी फैज ईसा किसी भी बात पर एक्शन नहीं ले रहे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट असद तूर। काजी फैज ईसा किसी भी साइड के ऊपर उन्होंने 184(3) नहीं लिया, उन्होंने कोई सो मोटो नहीं लिए। जो केसेस उनके पास 184(3) के पुराने पड़े हुए हैं उसके ऊपर वो ले रहे हैं, और जिन केसेस को उन्होंने प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल 8 फरवरी को इलेक्शन को करवाना, इसके लिए उन्होंने पूरी जो है वो अपनी जो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई या तमाम जजेस जो है उनसे मुशावरत की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने इस केस को उठाना है। सो ही हैज बीन पॉलिटिकल। उन्होंने पॉलिटिकल केसेस सुने हैं, उन्होंने पॉलिटिकल केसेस में एक ही साइड के हक में फैसले दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत सारे केसेस को जो प्रॉपर चैनल है उस पर भी छोड़ा है। असद तूर के केस में वी एक्सपेक्टेड, या जो सिविल सोसाइटी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि असद तूर के केस में, बिकॉज ही हैज बीन अ डेमोक्रेट थ्रू एंड थ्रू, चाहे वो पीएमएलएन जिस वक्त मुश्किल में थी तो उस वक्त भी, पीटीआई जिस वक्त मुश्किल में आई तो उस वक्त भी, उसने हमेशा उस पार्टी को जो है वो लताड़ा जो कि पावर में थी, जो कि अग्रेसर थी। काजी फैज ईसा के केस में उन्होंने अग्रेसर के खिलाफ ही काम किया, बट वी थॉट कि शायद इसके ऊपर वो लेंगे एक्शन, उन्होंने नहीं लिया। मगर आप ये भी बात याद रखें हसन के जो असद तूर के बारे में रिपोर्ट हुआ था पिछली पेशी के हवाले से, कि उन्होंने जो जवाब दाखिल करवाया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि एफआईए वाले जो मेरे से इंटेरोगेशन करते हैं उसमें वो जजों के हवाले से कोई बात नहीं करते, वो मेरे से फौज के बारे में पूछते हैं कि आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। और काजी फैज ईसा ने जो आज बात की है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि हमारा नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम में से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं दाखिल कराई, ना जजेस ने करवाई है, ना रजिस्ट्रार ने करवाई है, और हमारा नाम इस्तेमाल करके एफआईए कोई और स्कोर सेटल कर रही है। सो आई थिंक कि काजी फैज ईसा का वो रोल भी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि वो एक्टिवली कोशिश कर रहे थे असद तूर को बचाने की। वो रोल भी नहीं है कि उनका कोई बिल्कुल किरदार ही नहीं था। आई थिंक देयर वाज अ विंक maybe, or there was a nod, or maybe he looked the other way, जो भी आप कह लें। he decided to look, but now he's decided to look back on the other। हाँ, अब उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है, मतलब देखिए ना, असद तूर ने भी गेम बड़ी सही खेली है। उसने ये किया है कि जब वो उसको थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना, ही नोज कि मुझे नदीम अंजुम को मैं कुछ भी कहता रहूं, मैं फैसल नसीर को कुछ भी कहता रहूं, आसिम मुनीर को कुछ भी कहता रहूं, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, इन फैक्ट इट कैन गेट वर्स फॉर मी। उसने हर दफा ये कहा है, शुक्रिया काजी फैज ईसा साहब, थैंक यू काजी फैज ईसा। सो ही हैज made Qazi Faiz Issa do something about it, because he has cornered Qazi Faiz Issa। Acknowledge करना उनकी मजबूरी बन गई। अच्छा, फिर हसन फिर एक और बात मुझे बताया ना, इमरान रियाज छुट गया,
असद तूर ने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जो मतलब इमरान रियाज ने काजी फायजीसा की जान खतरे में डाल दी? असद तूर ने किया था ये काम। असद तूर ने इनफैक्ट उस वक्त भी कंडेम किया। असद तूर ने कहा कि नहीं, ये जो कर रहे हैं ये सारे के सारे दो नंबरी कर रहे हैं, ये काजी फायजीसा की जान खतरे में डाल रहे हैं और ये मजहब कार्ड खेल रहे हैं, कादियानी कार्ड खेल रहे हैं, इनको हर दफा यही करते हैं। और उसने सारी बात उसी तरह से कही जिस तरह से थी। तो असद तूर को अभी तक पकड़ा हुआ है और इमरान रियाज जो है वो आजाद है। ये संगो खिश्त मुकैयद है और सग आजाद, वही कहा जा सकता है इस पर। तो बस इसका मतलब ये है कि फिर काजी फायजीसा साहब जो हैं, इसका मतलब ये है कि आप जजों को जो मर्जी करें, हाँ कह लें, जो मर्जी करें। इससे दो नतीजे हमने अर्ज किए। पहली बात यह है कि आप एक दूसरे के साथ अगर वेंडिटिवनेस करेंगे, एक दूसरे को रगड़ेंगे, तो फायदा कोई तीसरी कुव्वत उठाएगी। दूसरी बात के तीसरी कुव्वत जो है उसको आप में से किसी से प्यार नहीं है, वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए आपका नाम इस्तेमाल करती रहेगी। और तीसरी, ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि आज भी अगर आप फौजियों को कुछ नहीं कह रहे, अगर आप असल एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कह रहे, तो फिर आप जो मर्जी कह सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाजत है। वो चाहे काजी फायजीसा के बारे में आप कुछ कहना चाहें, चाहे आप इमरान खान के बारे में कुछ कहना चाहें, चाहे आप ये लिखना चाहें कि इमरान के दो ब्रिगेडियरों ने बैठकर नवाज शरीफ को जूता मार दिया, मरियम नवाज को गोली मार दी और शहबाज शरीफ को मुर्गा बना दिया। जो जी में आए आप बोल सकते हैं, एज लॉन्ग एज फौजी जो है वो साडा बाबा उत्ते है। तो जब तक आपका बाबा ऊपर है तब तक कोई मसला नहीं है। फौजी भी कह रहे हैं कि चलो जी हमारे खिलाफ FIR हुई है, लेकिन साडा बाबा उत्ते है, आसिम मुनीर ही कर रहा है जो भी कर रहा है, या हमारे कोई ब्रिगेडियर है जिसने जाके गोली मारी है। वो झूठी खबर है, वो झूठ, उसके अंदर आर्मी को जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है जबरदस्ती। लेकिन जरा पावरफुल रोल, हाँ लेकिन तगड़ा। तो फिर ठीक है, साडा बाबा उत्ते होना चाहिए, तो करा दो साढ़े FIR। ये है हमारा मसला। अच्छा चले, हमारा मसला तो ये है, और इसकी वजह से काजी फायजीसा साहब और ये सारा मसला वाली, हमारा मसला एक और भी है। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में झूठ का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब देखें, 2 साल 1.5 साल पंजाब के अंदर एक हुकूमत रही जिसको सब इंटरिम हुकूमत, निगरान हुकूमत कहते रहे। दुनिया भर में अगर कहीं निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट है कि भाई निगरान हुकूमत जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी, फेयरनेस के को मेंटेन करेगी। वो भी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है। हाँ कॉन्सेप्ट है ना, वो माजी में था, अब खत्म हो चुका है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। अब कहीं किसी दुनिया के किसी और मुल्क में ये कानून नहीं है। अच्छा चले, अब वो है ना, उसमें हमने फेयरनेस का एक कॉन्सेप्ट रखा कि ये न्यूट्रल होंगे और फेयर इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान में अजीब बकवास किस्म का सिस्टम है, अजीब मजाक है। वो एक साहब थे, वो फेडरल गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, फिर इलेक्शन से चंद रोज कबल उन्होंने इस्तीफा दिया, जाके सूबाई असेंबली की सीट से इलेक्शन लड़ा, वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के बन गए। दूसरे साहब थे, वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, 2-2.5 साल खुल्लम खुल्ला उन्होंने पंजाब के अंदर कमाल कर दिया। वो कहते हैं ना, उनका तो मुकाबला होना शुरू हो गया था कि कहाँ एक शहबाज स्पीड हुआ करती थी और फिर एक मोहसिन नकवी की स्पीड है, जिसमें उन्होंने लाहौर में अंडरपास और ओवर हेड ब्रिजेस का ऐसा बाजार गर्म किया। करप्शन का बाजार गर्म होता है, उन्होंने यहाँ पे ब्रिजेस का बाजार गर्म कर दिया। तो वो जो है, और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, अगली तुम हंसो मत यार, तो उन्होंने यहाँ पे सारा किया। मैं पता है किस बात पे हंस रहा हूँ? इस बात पे हंस रहा हूँ कि शहबाज स्पीड और मोहसिन नकवी स्पीड, ये 2 स्पीडें अब एक ही कैबिनेट के अंदर होंगी। तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट, बल्कि लाइट ऑफ स्पीड से भी अब अजीब है मजाक है। यानी कि वो यहाँ से खत्म हुए, खान साहब ने लाइट ऑफ स्पीड कहा, लाइट ऑफ स्पीड से भी वो यहाँ से खत्म हुए, उनको PCB का चेयरमैन बना दिया गया और साथ ही अब उनको फेडरल गवर्नमेंट में भेज दिया गया और वो जाके फेडरल गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। कुछ देर बाद वो सेंटर भी बन जाएंगे। तो ये सारा ढकोस छोड़ देंगे फिर वो। मुझे PCB पे वैसे भी खास इतना इतराज और इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं कौन सा कोई जरदारी साहब हूं कि मैंने अपना PCB का बंदा अपने, नहीं, और फिर वो बात भी है ना, वो बात ये भी है कि उनको हटा भी दिया तो कौन सा आपको लगा? हाँ वो कौन सा मुझे लगा। खैर, तो वो अगर इंटरिम चीफ मिनिस्टर से लेकर तो इंटीरियर मिनिस्टर तक दोनों जगहों पे मेरा कोई हक नहीं बनने आने का। लेकिन मुझे गुस्सा है ना यार अली, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वेरी अनफेयर कि आपने एक न्यूट्रल नाम का सिस्टम बना के पहले 2-2.5 साल यहाँ पे मजे लिए आपने। अब तो यही है ना, क्लियर है कि आपने एक सियासी जमात को फायदे पहुंचाए और अब आप उनसे वापस कर रहे हैं। तो ये सारा जो तमाशा था, ये जो इंटरिम सेटअप का और निगरान सेटअप का, इसके अंदर कानून में लिखा हुआ है कि ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि जो लोग वजीर बनाए जाएंगे या वजीर आजम बनाए जाएंगे, वजीर आला बनेंगे, वो उनके खानदान को कोई मेंबर, उनका बेटा, भाई, इमीडिएट फैमिली इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यहाँ पे अजीब मजाक है कि वो खुद नहीं लड़े, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेनेटर बन गए और अब वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। जाके आपके ख्याल में ये सेनेटर बने नहीं है वो तो ऑब्वियसली उनके पास वो एक है ना प्रोविजन, उनके पास अवेलेबल है कि वो 6 महीने के अंदर सेनेटर बन जाएंगे, तो ठीक है, तो वो पूरे वजीर हो जाएंगे, नहीं तो एडवाइजर के तौर पे काम करते रहेंगे। पर मेरा सवाल ये है कि अली, डोंट यू थिंक दैट दिस इज वेरी अनफेयर टू एवरीवन? मतलब ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है यार।
यार मैं जरा वो निकाल रहा हूँ, 1 मिनट, कैबिनेट की ना बंदे भी निकाल रहा हूँ। हाँ। तो एक तो आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया, अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत कामयाबियां दे। मैं उनसे जेलस नहीं हूँ, बल्कि आहा चीमा साहब जो हैं, मैं रश्क आता है मुझे। आहा चीमा ये जो इंटरिम चीफ मैं मिनिस्टर बड़ा थे, होके मोहसिन नकवी बनना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं हम तो ये सारे बात बनना कर रहा हूँ, चाहते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये पर ज़रदारी साहब को गोद देना पड़ेगा फिर। दूसरी बात, अच्छा अब मैं ये हिसाब लगा रहा था कि 2013 में जब कैबिनेट बनी थी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ साहब की और फिर एक हमने सुना कि जी टसल चलना शुरू हो गई है। टसल नहीं थी वो, तो एक चेंज ऑफ गार्ड हो रहा था, या एक मजबूरी के तहत शहबाज शरीफ को पार्टी हवाले की गई। और फिर शहबाज शरीफ साहब से वो 2018 में भी उन्होंने वो कैबिनेट मांग ली थी, सारा कुछ आपको याद होगा। नाउ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पावर में आए, तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि भाई मियां साहब जो हैं उनको बिल्कुल माइनस कर दिया गया है और मियां साहब लंदन में बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कंटिन्यूएशन शुरू हुई, उसमें मोहसिन नकवी आ गए। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब जो वो अनवारुल हक काकड़ आ गए। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको रिप्लेस किया शहबाज शरीफ साहब ने। वो भी इलेक्टेड नहीं थे, इनमें से भी ज्यादातर जबरदस्ती के इलेक्टेड है, सो कॉल्ड ये सिलेक्टेड है, वो भी सिलेक्टेड थे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे। हसन, में जो बात मजेदार लग रही थी ना मुझे, वो ये थी कि बड़े ख्वाजा आसिफ साहब मिसाल के तौर पर, इनको 2013 में के दौर में नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। जब वो इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया था तो फिर किसी को भेजना था वो मिसिंग पर्सन के केस में, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर की जो पोर्टफोलियो है वो दी गई थी ख्वाजा आसिफ साहब को। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी तकरीर थी एक बड़ी मशहूर मुशर्रफ साहब के जमाने की, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी की तैसी कर दी थी सारों की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जब हामिद मीर को गोली लगी और जियो का वो मामला हुआ, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने देखा कि भाई ये बड़ा बेहतरीन मौका है। उन्होंने फौज के साथ अपने ताल्लुकात इंप्रूव करना शुरू किए। जब उन्होंने जियो के खिलाफ एक भरपूर लाइन ली और उन्होंने फौज की, और उन्होंने कहा कि जी मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, तो एज डिफेंस मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इदारे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिफेंड करूं। डिफेंस मिनिस्टर वो बन गए। आज भी वो डिफेंस मिनिस्टर है। नवाज शरीफ फारिग हो गया। एहसन इकबाल साहब जो हैं ये प्लानिंग के मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। सीपैक आया, सब कुछ हुआ, मगर फिर एहसन इकबाल साहब जो हैं उनके वो क्योंकि बहुत ज्यादा सच्चे नवाज शरीफ साहब के एक आशिक हैं और नवाज शरीफ साहब भी उनको बहुत पसंद करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो एहसन इकबाल साहब को इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई। इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, रेंजर्स वाले ने गेट पे रोक लिया था। हमारे बॉस ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं बॉस हूँ, आई एम द इंटीरियर मिनिस्टर, रेंजर्स मेरे अंडर आती है। तो उन्होंने कहा ना भाई ना, इंज नहीं होता। तो फिर तो अब मियां साहब बाहर हो गए हैं, मगर एहसन इकबाल साहब एक मरतबा फिर प्लानिंग के मिनिस्टर बन चुके हैं। इसहाक डार साहब जो हैं, मतलब लानत है इस मुल्क के ऊपर कि इसहाक डार साहब फॉरेन अफेयर्स, आपको पता है स्टीफन सेकर के साथ उन्होंने बीबीसी हार्ड टॉक के अंदर वो जलील क्यों हुए थे? सिर्फ एक वजह से वो जलील हुए थे, और वो जलालत की वजह ये थी, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो जलालत की वजह ये थी कि इस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती। अब अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें और तुम फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बन गए हो। यार कोई बंदा कहता है कि यार तुम कुछ और ले लेते, यार कॉमर्स की मिनिस्ट्री ले सकते हैं, आप कुछ भी कर लेते यार, मगर यही एक मिनिस्ट्री बची थी जो आपको चाहिए थी कि आपको फाइनेंस नहीं मिल रही तो फिर मुझे फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर लगा दो। कोई बंदा खुद मना कर देता है कि यार मैं नहीं फिर बनता, यार रहने दो, मगर नहीं, इतनी कोई आफत है कि भाई हमें चाहिए ये। अच्छा जी, मुसादिक मलिक साहब जो है वो पेट्रोलियम, उनका एक हिस्ट्री है, आपको पता ही अच्छी तरह कि वो 2008 में पेट्रोलियम के एडवाइजर वगैरह थे। तो उसके बारे में कहा जाता है कि काफली की जब हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने लोड शेडिंग बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी, तो उसकी वजह से मुसादिक मलिक जो थे, क्योंकि वहां पर मौजूद थे, तो इस वजह से मुसादिक मलिक को PMLN बहुत पसंद करती है। वो नवाज शरीफ साहब के दौर में प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, लेकिन अब ये पोजीशन उनको मिलना, ठीक है वो पेट्रोलियम को समझते होंगे, आई एम फाइन विद इट, इट्स नॉट दैट बैड अ डिसीजन, इट्स ओके। मगर अब शहजा फातिमा ख्वाजा हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की, आई डोंट नो व्हाट हर एक्सपर्टीज आर, सो आई एम नॉट गोइंग टू। एक बंदा है हसन साहब, आप जो बात करें ना, एक बंदा है जिसकी ठीक पोजीशन है, उसको मिली है, और वो है अहद खान चीमा। उसको मिली है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। वो ही इज master of the craft, he's a bureaucrat, he understands establishment division better than anyone else, so he is going to be heading the establishment division. I think it's the correct decision. सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं इंटीरियर, इनकी काबिलियत जिसकी बुनियाद पर ये इंटीरियर मिनिस्टर आज बने हैं माशाल्लाह, उसकी वजह यह है कि इन्होंने बहुत पंजाब में मारा है, तो इन्होंने कहा कि अब इसको जो है वो वफाकी सतह पर मारने के लिए उसको वहां पर लेकर गए कि भाई अब तुमने जो है, अच्छा अभी जो है वो जो है वो भी अब आ गए डिफेंस मिनिस्टर, अभी बात हो गई उनकी, तो जो है
सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, वो क्योंकि केपी में अभी तक हालात काबू में नहीं आए, पंजाब में देखें बड़ी हद तक काबू में रहे हैं, आप देखें अभी तक भी जो है ना किसी की जरूरत नहीं है। अब वो आगे इंटीरियर में वो कहता जरा कोई मैनू खंग के तो बखाओ, मैं तुसी की समझ। और वो मुझे याद है हसन साहब, काकड़ साहब के बारे में एक बंदे ने कहा कि जी वो कहीं ना मिनिस्टर, वो जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने उनकी बात सुनना छोड़ दी। तो उन्होंने एक जगह पर कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि मैं जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा तो मैं कहीं खत्म हो जाऊंगा, चला जाऊंगी, मैं कहीं चला ही जाऊंगा, मैं यही हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये मुझे कुछ उस तरह का मामला लगता है कि वो जो है ना मोहसिन रजा नकवी साहब को लाने का कि भाई वो भी हमारी हुकूमत थी, ये भी हमारी हुकूमत है, उससे पिछली वाली भी हमारी हुकूमत, सारी हुकूमतें हमारी है ना जी, सारी हमारी है। तो अब अच्छा कुछ लोग अच्छा ये भी एक मजेदार बात है, वो उस दिन असद कैसर साहब कह रहे थे कि अगर मोहसिन नकवी जो है उनको लेकर आया गया इसमें प्राइम मिनिस्टर, वो इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया, तो फिर पीटीआई से बातचीत को भूल जाए। तो कौन कर रहा है यार आपसे आपको लिफ्ट कराओ। अच्छा फिर लाओ ताकि असद कैसर का भी शौक पूरा हो जाए, उन्हें तसल्ली हो जाए कि भाई वाकई बंद है बातचीत। सो आई थिंक बाकी अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनको अभी तक कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली है, बट मिल जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स टाइप कुछ चीज मिल जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब मुझे नहीं पता वो पिछली दफा आईटी के थे, वो इस बार भी आए, उनके लिए आईटी, पोर्ट्स एंड शिपिंग और इस तरह की 3-4 नहीं, लेकिन आईटी जो है वो शजा को मिल गई है, तो फिर पोर्ट एंड शिपिंग मिल जाएगी ना, पोर्ट्स एंड शिपिंग, खुश भी पड़ा है पोर्ट्स एंड शिपिंग। आईटी में तो वैसे भी उनका शौक है। ये अवैस लगारी क्या करेगा? हाँ, ये क्या करेंगे, मेरा ख्याल है इनको भी कोई इसी किस्म की इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। अमीर मुकाम को तो देखो ना ट्रांसपोर्ट की मिलेगी, क्योंकि वो उसका हक बनता है ट्रांसपोर्ट। जाम कमाल साहब भी हैं यार, उन्होंने बाप बनाई, उन्होंने पहले बाप बनाई, फिर वो बाप के नहीं, जाम कमाल को मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, छोटी मोटी। मेरा ख्याल है मुराद सईद को कम्युनिकेशंस दी थी, तो अमीर मुकाम की भी कम्युनिकेशंस बनती है। जी, कम्युनिकेशन वर्क्स एनएचए उन्हें जो सारी मिल गई उनको। अच्छा, ये राना तनवीर को की करना था, पता नहीं, डिफेंस प्रोडक्शन के थे आगे। मियां साहब जैसे पूछ रहे होते हैं, शहबाज राणा साहब का की करना। मेरा ख्याल है इनको फिर डिफेंस प्रोडक्शन मिल जाएगी ना, इनको वो दे देते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन इज नाइस बिकॉज़ ही वाज इज वेरी क्लोज टू ख्वाजा आसिफ साहब एज वेल, डिफेंस एंड डिफेंस, और ये दोनों मिलके सारा कुछ कर रहे थे। अच्छा, रियाज पीरजादा साहब, मेरा ख्याल है पिछली दफा वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के थे, गुड। इस बार भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पीरजादा साहब तो वो तो जरदारी साहब नहीं है? नहीं, सरदारी साहब सदर है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन नहीं सदर है सरदारी साहब, माशाल्लाह सदर पाकिस्तान है। नहीं तो उनका रोल तो वही है ना, क्योंकि रियाज पीरजादा से तो नहीं बात करेगा गंडापुर। नहीं, रियाज पीरजादा से बात करने की जरूरत भी नहीं है उनको, नहीं, गंडापुर ने किसी से बात करनी नहीं है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने दे आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डज नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन। अली, हमने भी बहुत ज्यादा टॉक कर लिया है, वी नाउ आल्सो नीड टू टेल पीपल। कौन है यार ये? वो है ना, वो वहां से चिन्योट से एमएनए। ओल्ड टाइम। ओके, ठीक हो गया सही। मल्टीपल टाइम एमएनए। इनका क्या करना है? ट्रेड, मेरे ख्याल है मोस्टली इनको ट्रेड की कोई मिलेगी, क्योंकि ये है भी वो जो चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिलीजियस अफेयर्स की, वो हज वज की किसको दे रहे हैं? अभी वो बंदा ही उन्होंने लगाया इस तरह का। उन्होंने कहा कि देखो ना, कोई बंदा ऐसा होगा जिसको देनी पड़ जाए, तो रियाज पीरजादा को दे देना। रियाज पीरजादा साहब उस तरह के आदमी नहीं है, ही इज अ वेरी, उस हिसाब से वो लिबरल, पढ़े लिखे लिबरल आदमी, वो मौलवी नहीं है। और नाज़रीन, हमारा टाइम हो रहा है खत्म प्रोग्राम करने का। अब अगर हमसे पूछते रहेंगे तो फिर हम बैठ के एक नई कैबिनेट बना देंगे मियां साहब को। और लोग तो पहले ही कहते हैं कि हम यहाँ नया दौर पर बैठकर ये हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। नहीं गिराते अली यार, कह रहे हैं ना, एक ही दफा गिराई थी। हाँ, एक दफा गिराई थी, और बनाते तो हम वक्त पछता रहे हैं, और जो बनाए हैं उसमें भी पछता रहे हैं, उससे पछता रहे हैं। और प्रोग्राम का खत्म करते हैं, फिर आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।